नमस्कार व्यूअर्स। आज मेरा वीडियो है एक नया सब्जेक्ट रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के ऊपर। तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन के साथ हम शुरू करते हैं। पहले इस सब्जेक्ट को जान लेते हैं, क्या होता है ये रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट। टू हैव जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है कि टू हैव अ फर्स्ट आइडिया और ओवरव्यू फॉर दिस सब्जेक्ट रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर बिफोर प्लगिंग इनटू दिस फाइनर डिटेल्स। तो हमको एक ओवरव्यू होना जरूरी है इस सब्जेक्ट के ऊपर, इसके डिटेल्स को जानने के लिए। ये नेक्स्ट लाइन पे लिखा गया है कि ये चैप्टर जनरल इंट्रोडक्शन को दर्शाता है रेनफोर्स कंक्रीट के ऊपर। सो एंड द नेक्स्ट द रोल ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन, और क्या क्या है इस चैप्टर में आज के इस वीडियो में। The role of structural design in reinforced concrete construction and the outlines the various structural systems that are commonly adopted in buildings. चलिए देख लेते हैं कि ये जो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, उसको किसने इन्वेंट किया। ये जो रेनफोर्स कंक्रीट हम आज पढ़ते हैं, इसको फर्स्ट किसने इन्वेंशन किया इनका। द पर्सन इज, जैसे कि हम देख सकते हैं कि द फ्रेंच जोसेफ लुइस बर्ट। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो फ्रेंच जोसेफ लुइस बर्ट है, जोसेफ लुइस लैम्बोर्ट, इन्होंने ये एक फ्रेंच मैन है। इन्होंने फेरोसीमेंट बोर्ड को 1848 में डिस्कवर किया है, जो कि आरसीसी मीन्स रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर से बना हुआ है। यही फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने इसको दर्शाया है। और ये आज के डेट पे ये प्रिजर्व कहाँ पे रखा हुआ है, ब्रिग्नोलेस म्यूजियम फ्रांस में रखा हुआ है। क्योंकि ये फ्रेंच मैन है, ये खुद जोसेफ लुइस लैम्बर्ट। और ये राइट साइड में आप देख सकते हैं, ये एक फ्रेंच मैन है जोसेफ लुइस लैम्बर्ट। इन्होंने डिफरेंट सेवरल टेस्ट किए हैं, जैसे कि मोटर और स्टील बार्स के साथ। और टेस्ट करने के बाद इन्होंने छोटे छोटे स्मॉल वाटर टैंक्स, ड्रिंकिंग फाउंटेन्स बिल्ड किए हैं। और ये कुछ पेटेंट्स में क्या है, ये फेरोसीमेंट बोर्ड इन्होंने सब बनाया है। और फिर इन्होंने ये सारे चीज को एग्जीबिशन में फ्रॉम पेरिस इन 1855 में लगवाया था इन्होंने अपने इन्वेंशंस को। सो फादर ऑफ, हम रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर या फिर इन्वेंटर ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर किसे बोल सकते हैं, अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन आया, हु इज द फर्स्ट who is the inventor of reinforced concrete structure? So the answer is Joseph Louis Lambert. And from which country it belongs? France, and he is a Frenchman. And what is his first known example? That is, the answer is ferrocement board in 1848. So ये तीन क्वेश्चंस हमारा एमसीक्यू का बनता है इस टॉपिक से, इस स्लाइड से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। अब है ये कुछ मैं जो बोल रही हूँ ये सब हम हेडिंग में देख सकते हैं कि दिस आर सम ऑफ द पिक्चर्स ऑफ सम टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर। रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर का कुछ टिपिकल एग्जांपल देख ले रहे हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा फिर डिटेल में पढ़ते रहेंगे कि क्या है रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर। ये रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर से क्या क्या हमारा स्ट्रक्चर बना है वो पहले देख लेते हैं। जैसे कि हमारा इंडिया में हम फेमस जो बहुत सारे आप लोगों ने विजिट भी किया होगा कि ये लोटस टेम्पल और इसे बहाइस टेम्पल, ये एक हाउस ऑफ वर्शिप है। यहाँ इसको प्लेस ऑफ मेडिटेशन, यहाँ पे लोग मेडिटेशन के लिए भी जाते हैं, वर्शिप के लिए भी जाते हैं। ये एक बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है दिल्ली में, जो कि न्यू दिल्ली में इसका ये है लोटस टेम्पल। और ये कैसे कैसे स्ट्रक्चर से बना हुआ है, इसमें बेसिकली हम क्या क्या स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं पॉइंटर से दिखाना चाहूंगी। ये जैसे कि एक कोन शेप का है, फिर ये बीच वाला पोर्शन एक सिलेंडर के शेप का है, फिर ये टोरॉइड्स के शेप का है, ये नीचे का पोर्शन टोरॉइड्स के शेप का है। टोरॉइड्स कैसे होता है, टोरॉइड्स अगर हम देखें, ये एक सर्कुलर शेप का होता है, जैसे कि स्विमिंग पूल में किसी को बहा के रखने के लिए, जिसके ऊपर हम बेस करके स्विमिंग पूल में स्विमिंग किया जाता है जब वो न्यू स्विमिंग सीखते हैं, तो वो एक टोरॉइड्स के जैसा शेप का होता है, उसी को हम लोग टोरॉइड्स शेप बोलते हैं। सिलेंडर स्फीयर शेप का है। तो ये डिफरेंट शेप से ये पूरा स्ट्रक्चर किससे बना हुआ है ना, रेनफोर्स कंक्रीट सीमेंट से बना हुआ है लोटस टेम्पल हमारा। फिर नेक्स्ट एक एग्जांपल आया चुकी है, अम, ये एक लॉन्गेस्ट बो स्ट्रिंग गर्डर है, जो कि शाहकोट पंजाब में है। इसका
63.5 मीटर हाइट है और इसका लॉन्ग है 48 मीटर लॉन्ग। अगर आपके इंटरव्यू, ये मैंने क्यों एग्जांपल रखा है आरसीसी का, क्योंकि अगर इंटरव्यू में कभी-कभी ऐसा भी क्वेश्चंस आते हैं, हमको फ्रेम किया जाता है कि गिव सम एग्जांपल्स ऑफ रेनफोर्स, गिव सम फेमस एग्जांपल ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर। सो आप वैसे ऐसे मैंने 3 एग्जांपल रखे हैं, आपको और भी एग्जांपल बहुत है, तो आप सारे मेरे इस एग्जांपल से आइडिया कर सकते हैं कि कैसे टाइप का आपको आपका आंसर होना चाहिए एमसीक्यू बेस्ड या फिर इंटरव्यू बेस्ड। सो चलिए नेक्स्ट है। अब हम समझते हैं कि बेसिकली ये रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर होता क्या है। तो उसके लिए प्लेन कंक्रीट और रेनफोर्स कंक्रीट को अलग-अलग से हमको जानना ज़रूरी है। सो चलिए उसको हम देख लेते हैं कि क्या बोलता है। प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट में पहले हम प्लेन कंक्रीट देख लेते हैं। तो अभी इस स्लाइड में प्लेन कंक्रीट के पहले हम जान लेंगे, उसके बाद तो रेनफोर्स कंक्रीट के बारे में जानेंगे। सो प्लेन कंक्रीट नाम से ही क्लियर है, प्लेन यानी सिर्फ कंक्रीट के बारे में बोला गया है। तो ये कंक्रीट क्या होता है? सो कंक्रीट इज एनी सॉलिड मास, ये एक सॉलिड मास होता है जो कि बनता किससे है? कंप्राइजेज ऑफ एक मोटर से बनता है, जो कि किस किस का मोटर होता है ना, सैंड, ग्रेवल, सीमेंट एंड वाटर। ठीक है, ये जो इंग्रेडिएंट्स है, इस इंग्रेडिएंट से बना जो हमारा सॉलिड मास है उसको हम बोलते हैं कंक्रीट। अब ये कंक्रीट को यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल फॉर मोर देन 150 इयर्स। क्योंकि इसका पॉपुलैरिटी किस वजह से आया, नीचे अब थर्ड पॉइंट में देखिए। इट सक्सेस एंड पॉपुलैरिटी में लार्जली एट्रीब्यूटेड टू, क्यों? क्योंकि ये ड्यूरेबिलिटी है, रेजिस्टेंस टू वाटर, इसमें वाटर पेनिट्रेट नहीं हो सकता इजिली, डैम प्रूफ होता है। उसके बाद नेक्स्ट है इजीली कास्ट, हम इसको किसी भी शेप में, रेक्टेंगुलर हो, क्यूबॉइड हो, जैसे कि हमने अभी कुछ देर पहले लोटस टेम्पल का देखा, स्फीयर शेप हो, टोरॉइड्स हो या फिर सिलिंड्रिकल हो, किसी भी शेप में हम इसको इजीली कास्ट कर सकते हैं, इजीली वर्क कर सकते हैं कंक्रीट के साथ। फिर थर्ड पॉइंट है, ये रिलेटिवली इकोनॉमिकल होता है और इसके जो मटेरियल्स है, जैसे कि इसका मोटर मिलता है हमारा सैंड, ग्रेवल, सीमेंट। सैंड एक्चुअली इसमें एक और मटेरियल ऐड होगा, सैंड, चूंकि ये फाइन एग्रीगेट है, इसमें एक और मटेरियल होता है। यहाँ पे नहीं लिखा है, मैं अभी मुंह में बोल दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें सैंड के साथ साथ एक फाइन एग्रीगेट के साथ साथ कोर्स एग्रीगेट भी होता है। सो ये एग्रीगेट, ग्रेवल, सीमेंट एंड वाटर। सो ये जो पार्टिकल्स है, ये जो मोटर्स है जिससे कि कंक्रीट बनता है, ये ऑब्वियसली इजीली अवेलेबल होता है मैक्सिमम प्लेसेस में जहाँ की कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन होने वाला हो। सो इसीलिए ये तीन खासियत के वजह से कंक्रीट इज मैक्सिमम यूज्ड। सो ड्यू टू द पॉपुलैरिटी ऑफ कंक्रीट इज ड्यू टू दिस थ्री मेन पॉइंट्स, दैट इज द ड्यूरेबिलिटी, इट कैन बी इजीली कास्ट एंड इट्स रिलेटिवली इकोनॉमी एंड इट्स अवेलेबिलिटी ऑफ दिस सैंड, ग्रेवल, सीमेंट, वाटर इज इजीली अवेलेबल। ओके, अब चलिए हम नेक्स्ट जाते हैं। कंक्रीट जो कि है स्ट्रॉन्ग, ये जो हम कंक्रीट पढ़ रहे हैं ये है स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन। ये बेसिकली क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है कंप्रेशन, ये कंप्रेसिव फोर्सेस को तो इजीली ले लेता है, बेसिकली इट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, बट इक्वली इट इज वीक इन टेंशन। ये टेंसाइल फोर्सेस नहीं ले सकता कंक्रीट, इसकी खासियत होती है कि वो कंप्रेसिव फोर्सेस ले सकता है, और इसका वीकनेस होता है कि वो टेंसाइल फोर्सेस लेने में सक्षम नहीं है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ इज अप्रोक्सीमेटली, ये देखिए, 1/10 ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, लगभग हम नहीं के बराबर बोल सकते, क्योंकि 1/10 मतलब जैसे कि अगर 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर अगर कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, तो 1/10 यानी ओनली 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का टेंसाइल स्ट्रेस ही ले सकता है कंक्रीट, जो कि हम डिजाइन पर्पस के लिए नेग्लिजिबल मानते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑब्वियसली कहाँ 100 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का स्ट्रेस ले सकता है कंक्रीट कंप्रेशन में, और कहाँ 10 के लगभग टेंसाइल स्ट्रेंथ लेता है, नहीं के बराबर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के तुलना में। सो इसीलिए कंक्रीट इज स्ट्रांग इन कंप्रेशन, वीक इन tension, and hence the use of plain concrete limited to situations where significant tensile strengths tensile stresses and strains do not develop। जहां पे कि ना टेंसाइल स्ट्रेसेस आ रहा है, टेंसाइल स्ट्रेसेस की वजह से जो स्ट्रेन्स आ रहा है, उस जगह पे हम ऑब्वियसली कंक्रीट का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, तो वो टेंसाइल स्ट्रेस जब आएगा तो उसमें वो फेल कर जाएगा। तो इसीलिए कंक्रीट बेसिकली यूज होता है हॉलो या फिर सॉलिड ब्लॉक वॉल कंस्ट्रक्शन, या फिर स्मॉल पेडेस्टल्स, या फिर मास कंक्रीटिंग, जैसे कि एग्जांपल है डैम्स, डैम्स वगैरह में हम कंक्रीट का यूज
कर सकते, क्यों? वहां के कंप्रेसिव फोर्स बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू टेंसाइल स्ट्रेस। तो जहां पे टेंसाइल स्ट्रेस आएगा वहां पे हम सिर्फ कंक्रीट का यूज नहीं कर सकता है। तो अब इस वजह से सिनेरियो में आएगा जो कि है हमारा रेनफोर्स कंक्रीट। क्यों? इसमें कंक्रीट के साथ साथ, जैसे कि यहाँ फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि रेनफोर्स कंक्रीट में, हियर इन रेनफोर्स कंक्रीट, कंक्रीट विद स्टील बार्स, कंक्रीट के साथ साथ हम स्टील बार्स का भी यूज करते हैं स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। सो ये जो न्यू आइडिया उभर के आया कंक्रीट के साथ साथ स्टील बार्स का, इससे हमारा क्या एडवांटेज मिला कि मटेरियल जो है न्यू कंपोजिट मटेरियल कैन एबिलिटी टू रेजिस्ट अप टेंसाइल स्ट्रेसेस विच वाज अर्लियर नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि अर्लियर कंक्रीट सिर्फ वो कंप्रेसिव स्ट्रेस लेने में ही सक्षम था जो कि टेंसाइल स्ट्रेसेस में वीक था। अब बार्स के वजह से चूंकि इजीली टेंसाइल स्ट्रेसेस ले सकता है स्टील बार्स, चूंकि वो डक्टाइल नेचर का होता है, इस वजह से उसमें अब टेंसाइल स्ट्रेसेस लेने की भी क्षमता हो गई, क्योंकि अब हम कंक्रीट के साथ साथ यहाँ बार्स का भी यूज कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है रेनफोर्स कंक्रीट। अब नेक्स्ट पॉइंट, स्टील बार्स embedded in the tension zone of concrete, जहां पे कि ना कंक्रीट पे टेंशन आने वाला हो, compensate for the concrete's inability to resist tension. नेक्स्ट पॉइंट, जो लोड बियरिंग फ्लेक्सुरल मेंबर्स है सच एज बीम स्लैब्स, अब वो विएबल है, मतलब वो स्ट्रक्चर अब एग्जिस्ट कर सकता है। पहले चूंकि हम सिर्फ कंक्रीट से नहीं बना पाते थे वो स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेनफोर्सिंग स्टील बार्स, जो कि मैंने कुछ देर पहले अभी बोला कि स्टील जो कि है वो डक्टाइल इन नेचर, डक्टिलिटी को इम्पार्ट करता है। इस वजह से हमारा अब स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट जो कि वो कंप्रेसिव मटेरियल था या फिर वो ब्रिटल इन नेचर था, तो अभी सिर्फ हमारा स्ट्रक्चर ब्रिटल ही नेचर ही नहीं रह गया जो कि अदरवाइज पहले था। अभी हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? टेंसाइल जोन में ऑब्वियसली वो डक्टाइल भी होगा, क्योंकि स्टील है वहां पे, स्टील एज स्टील इम्पार्ट्स डक्टिलिटी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स देख लेते हैं। रेनफोर्स्ड बीम, अगर हमारा रेनफोर्स्ड बीम, जहां पे कि रेनफोर्स मतलब क्या हम अभी समझे, रेनफोर्स मतलब री इन्फोर्स्ड, मतलब री इन्फोर्स्ड, हम इन्फोर्स कर रहे हैं कहाँ? क्या ना बार्स को, किसमें? कंक्रीट में, दैट इज री इन्फोर्स्ड। रीइंफोर्स्ड मतलब बार्स को कंक्रीट में फोर्स्ड कर रहे हैं, कंक्रीट में हम टेंशन जोन में डाल रहे हैं जिससे कि वो टेंशन स्ट्रेस ले सके। सो अगर हमारा ये जो बीम है, बीम हमारा फेल होता है टेंशन जोन में, तो क्या होगा? टेंशन का बार्स का प्रॉपर्टी है डक्टाइल इन नेचर, इसीलिए हमको प्रेसिडेड बाय लार्ज डिफ्लेक्शन, वहां पे बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा और इस वजह से हमारा एम्पल टाइम होगा हमारा बिल्डिंग को खाली करने के लिए, अगर हमारा स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डिफ्लेक्टेड हो रहा है, अगर टेंशन जोन में फेलियर आ रहा है, तो हमको एम्पल टाइम मिल जाएगा। हम जिससे कि हम वो जो स्ट्रक्चर है जो कि डिफ्लेक्शन की वजह से अब फेलियर होने वाला हो, सो एम्पल टाइम मिल जाएगा हमको इवैक्यूएट करने के लिए। सो ये पहले कंक्रीट में नहीं था, क्योंकि कंक्रीट तो ब्रिटल इन नेचर था, तो वो तुरंत ही फेल कर जाता था, तो ये एक डिसएडवांटेज था। नेक्स्ट, टेम्परेचर एंड श्रिंकेज इफेक्ट्स में आल्सो इंड्यूस टेंसाइल स्ट्रेसेस। सो जहां पे टेम्परेचर एंड श्रिंकेज इफेक्ट्स को काउंट करेंगे तो ऑब्वियसली वहां पे रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे जिससे कि वो टेंसाइल स्ट्रेस ले सके। इफ इनसफिशिएंट स्टील इज प्रोवाइडेड, अगर हम सफिशिएंट स्टील प्रोवाइड नहीं कर रहे स्ट्रक्चर में कंक्रीट के साथ साथ, तब वहां पे क्रैक जनरेट होगा जो कि हमारा स्ट्रक्चर को डेफिनेटली फ्रेल करेगा। नेक्स्ट, मच स्ट्रॉन्गर, जो हमारा ये रेनफोर्सिंग बार्स है वो सिर्फ कॉम्प्रेशन लेने, सॉरी, वो सिर्फ टेंशन लेने में ही सक्षम नहीं है, वो टेंशन के साथ साथ कंप्रेशन को भी इजीली बियर कर सकता है। तो इस वजह से बीइंग मच स्ट्रॉन्गर देन कंक्रीट इन कंप्रेशन एज वेल, कंक्रीट के जैसे या फिर कंक्रीट से ज्यादा भी वो कंप्रेशन लेने के लिए भी सक्षम है। रेनफोर्सिंग स्टील बार्स कैन बियर कंप्रेसिव फोर्स ऑल्सो, तो उसमें स्टील बार्स क्या है? कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स दोनों लेने में सक्षम है। अगर फिर अभी अगर क्वेश्चन आएगा एक कि क्या अगर स्टील बार्स ही पूरा कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स ले रहा है तो हमारा क्या जरूरत है फिर कंक्रीट को? बिल्कुल नहीं। हम एक तो स्टील बार्स कॉस्टली, ऊपर से अगर हम कंक्रीट को स्टील बार्स के साथ यूज नहीं करेंगे तो हमारा जो ये स्ट्रक्चर है, जो रिजिड स्ट्रक्चर है, ये तैयार नहीं होगा, क्योंकि स्टील बार से हम पूरा स्ट्रक्चर को तो तैयार नहीं कर सकते। उसके लिए हमको कंक्रीट, एक रिजिड स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कंक्रीट जो कि है जैसे कि हमने बोला ना, इजीली कुछ भी शेप में वो ढल सकता है, वो रेक्टेंगुलर हो, स्फीयर हो, कोन हो,
बट ये तो इजीली बार्स में पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम कंक्रीट और बार्स दोनों का यूज करेंगे। जो भी अगर हमारा बार्स कंक्रीट टेंसाइल स्ट्रेस दोनों लेने में सक्षम हो, फिर भी हम कंक्रीट और बार्स दोनों को यूज करेंगे। कंक्रीट लेगा कॉम्प्रेसिव फोर्स और स्टील बार्स लेगा मैक्सिमम टेंसाइल फोर्सेस। अब नेक्स्ट पॉइंट है वेरिएबिलिटी इन द स्ट्रेंथ ऑफ इन सिटू कंक्रीट। कंक्रीट चूंकि है हमारा साइट में बनता है, और स्टील जो कि है नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखा हुआ है अनलाइक स्टील इज नॉट मैन्युफैक्चर अंडर कंट्रोल कंडीशन। स्टील जो है कंट्रोल कंडीशन मैन्युफैक्चर होता है वो फैक्ट्री में। इसीलिए स्टील का जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, या फिर स्टील का जो स्टील को जब मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसका परफेक्टनेस ज्यादा होता है, वो परफेक्ट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू कंक्रीट। क्योंकि कंक्रीट जो कि साइट पे बन रहा है, तो साइट के जितने भी टेम्परेचर है या फिर उसका वेदर कंडीशन, वो सारे कंक्रीट पे लागू हो जाते हैं। इस वजह से दैट्स व्हाई देयर इज अनसर्टेनिटी इन कंक्रीट, और जिसको कि हमको टेक केयर करना है क्या ना, प्रॉपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करके इन द कंक्रीट ड्यूरिंग द डिजाइन प्रोसेस। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। अब जो भी मैंने अभी तक के बोला, अब हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो और भी ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि कंट्रीब्यूशन ऑफ स्टील बार्स इन रेनफोर्स कंक्रीट। ये स्टील बार्स का क्या योगदान है रेनफोर्स कंक्रीट में? क्यों कंक्रीट में स्टील बार्स लाएंगे? तो अभी मैंने बोला ना, टेंशन जोन में वो रेजिस्ट करेगा टेंसाइल स्ट्रेस को, जो कि पहले कंक्रीट नहीं कर सकता था। तो आप फर्स्ट डायग्राम दे देखिए, डायग्राम ए। प्लेन प्लेन कंक्रीट बीम क्रैक्स एंड फेल्स इन फ्लेक्सर टेंशन। क्यों? क्योंकि कंक्रीट तो टेंशन नहीं ले सकता। तो हम देख सकते हैं इस पोर्शन में, टेंशन जोन में क्या हो रहा है, यहाँ पे फेलियर जनरेट हो रहा है। क्यों? बिकॉज कंक्रीट कैन इज नॉट एबल टू टेक द टेंसाइल स्ट्रेसेस। ओके, अब अगर हम देखेंगे नेक्स्ट बी, दैट इज रेनफोर्स कंक्रीट। यानी अभी हमारा कंक्रीट के साथ साथ टेंशन जोन में हमने ये एक लाइन चला है बार्स। डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेंशन जोन में हमने बार्स को इंड्यूस कर दिया है, इन्फोर्स्ड कर दिया है। तो इस वजह से क्या होगा, अब यहाँ पे लोड आने की वजह से भी क्रैक नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि टेंसाइल स्ट्रेसेस इजीली ये बार्स ले ले रहा है। और अगर टेंसाइल स्ट्रेस के जितना भी स्ट्रेंथ है ईल्ड्स कर रहा है, मतलब ड्यूरिंग द फेलियर टेंसाइल, मतलब जो बार्स का जो मैक्सिमम स्ट्रेस है या फिर ईल्ड स्ट्रेंथ है, वहां तक के जाने के बाद फिर तो लोड आएगा। तो फिर वो जितना मैक्सिमम स्ट्रेस बियरिंग कैपेसिटी था, बार्स जितना लोड ले सकता था, उसके ऊपर अगर एक्सटर्नल लोड आ गया, फिर तो टेंसाइल जोन में बार्स भी फेल होने लगेंगे। लेकिन चूंकि हमारा बार्स, अभी कुछ देर पहले मैंने डिस्कस किया, चूंकि हमारा बार्स डक्टाइल इन नेचर है, तो वो एम्पल टाइम देगा बिफोर फेलियर। आप देख सकते हैं कि ये जो डिफ्लेक्शन है, ऐसे जो डिफ्लेक्शन है, ये एम्पल टाइम देगा। यहाँ पे इजिली क्रैक जनरेट नहीं होगा। क्रैक जनरेट होते होते वो स्ट्रक्चर को इजीली, जितने भी पर्सन है वो स्ट्रक्चर में, ये जो डिफ्लेक्टेड स्ट्रक्चर में अगर रह रहे हैं, वो इजीली इवेकुएट कर सकते हैं। सो चलिए अब नेक्स्ट ये डायग्राम देख लेते हैं। ये चूंकि है एक कॉलम है, रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम। इसमें हम देख सकते हैं ये जो लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट बार है, वो कंप्रेशन में है, टेंशन में नहीं, कंप्रेशन में। अब बार्स किसका रोल कर रहा है? क्योंकि हमने अभी कुछ देर पहले देखा बार्स इज स्ट्रॉन्ग इन बोथ कंप्रेशन एंड टेंशन। अब ये बार्स टेंशन में है, सॉरी कंप्रेशन में है कंक्रीट के साथ साथ। अब इसमें और ये बार्स को, ये जो सारे बार्स है, इसको जुड़ने के लिए जो हम टाइज यूज करते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स स्टील टाई। ओके, ये चूंकि है ये ट्रांसवर्स स्टील टाई, जो कि ये कंप्रेसिव, ये कंप्रेशन या फिर लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट को बांध के रखता है एक जगह में, वो टेंशन में होता है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं हम। प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ये साइड बाय साइड रेनफोर्स कंक्रीट के साथ ही डिस्कवर हुआ है। ये क्या होता है? ये एक हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट है विथ हाई टेंसाइल स्टील वायर्स embedded and tensioned prior to the application of external load। एक्सटर्नल लोड यानी स्ट्रक्चर में एक्सटर्नल लोड आने से पहले ही हम जब इसका कंस्ट्रक्ट करते हैं इस पीस स्ट्रेस कंक्रीट को, तो कंक्रीट को बिफोर स्ट्रक्चर में प्लेस करने के पहले ही वो जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में रहता है, प्री कंप्रेस्ड रहता है। ये देख सकते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, कंक्रीट इज इन प्री कंप्रेस्ड नेचर। और प्रैक्टिकली यहाँ पे कोई रिजल्टेंट टेंशन डेवलप नहीं होता है इस प्री स्ट्रेस कंक्रीट को। इसका एप्लीकेशन क्या है? जो बड़े बड़े ब्रिजेस है, आप देख सकेंगे बड़े बड़े ब्रिजेस में जो सेगमेंट्स होते हैं या फिर एल सेक्शंस होते हैं, मेट्रो वगैरह का जो ब्रिजेस होता है, उसमें प्री स्ट्रेस कंक्रीट का बहुत बड़ा योगदान है या फिर यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला कि इसमें हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट रहता है,
क्योंकि इसको पहले से ही प्री कंप्रेस्ड किया जाता है विथ हाई टेंसाइल स्टील वायर्स और इसमें नो रिजल्टेंट टेंशन होता है। और इसका एप्लीकेशन क्या है? ब्रिजेस में, फिर प्रेशर वेसल, पाइप्स, वाटर टैंक्स या और रेल ट्रैक स्लीपर्स में। ओके। अब हमारा आता है फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट। ये फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट क्या होता है? फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट होता है टू इम्पार्ट द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट हमने देखा कि बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, 1/10 ऑफ इट्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। तो उसको बढ़ाने के लिए फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट मार्केट में आया। फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट कैसे तैयार होता है? उसमें स्टील और ग्लास फाइबर्स इंड्यूस कर देते हैं कंक्रीट में। जब कंक्रीट का मिक्सअप होता है ना, कंक्रीट मैंने बोला कुछ देर पहले किससे बना होता है? एग्रीगेट्स, वाटर, सीमेंट, इसका मोर्टार होता है कंक्रीट। तो अब इस कंक्रीट में क्या होता है? कंक्रीट में हम इस इन इन मटेरियल के साथ साथ स्टील के कुछ पार्ट्स या फिर स्टील को क्रश करके और ग्लास फाइबर्स को भी, स्टील के फाइबर्स या फिर ग्लास फाइबर्स को डाल देते हैं, जिससे कि कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर जाता है। उसको हम लोग फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट बोलते हैं। और फेरो सीमेंट कंक्रीट क्या होता है? फेरो सीमेंट कंक्रीट आर फॉर्म बाय एम्बेडिंग मल्टीपल लेयर्स ऑफ स्टील वायर मेश इन सीमेंट मोटर। ये होता है फेरो सीमेंट कंक्रीट, जो कि हम रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट के साथ साथ प्री स्ट्रेस कंक्रीट, फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट, फेरो सीमेंट कंक्रीट डिफरेंट एप्लीकेशन के लिए डिफरेंट ये डिस्कवर या फिर इन्वेंशन होना शुरू हुआ। ओके, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या हमारा ऑब्जेक्टिव्स है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन? ऑब्जेक्टिव्स क्या है? द डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर मस्ट सेटिस्फाई थ्री बेसिक रिक्वायरमेंट्स। क्या है? प्रिवेंट करना चाहिए ओवरटर्निंग, स्लाइडिंग से हमारा स्ट्रक्चर ऑब्वियसली सेफ होना चाहिए। फिर सेफली जो स्ट्रेसेस आ रहा है एक्सटर्नल लोड के वजह से, उसको लेने का क्षमता होना चाहिए। स्ट्रक्चरल डिजाइन इसीलिए तो करेंगे जिससे कि वो हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहे, स्ट्रेसेस जो आए उसमें ले सके। और फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट क्या है? सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस अंडर सर्विस लोड, यानी एक्सटर्नल जो बिल्डिंग पे या फिर स्ट्रक्चर पे लोड आ रहा है उसको इजीली ले सके। और किससे ले सके? हमारा स्ट्रक्चर में एडिक्वेट स्टिफनेस हो। और स्टिफनेस कहाँ से मिलेगा? जब हम उसमें रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, रेनफोर्समेंट बार्स कंक्रीट टू कंटेन, जिससे कि डिफ्लेक्शन को कंटेन कर सके, डिफ्लेक्शन को रोक सके, और क्रैक्स, वाइब्रेशंस, ये सारे को एक्सेप्टेबल लिमिट्स के अंतर्गत रख सके। ठीक है, जिससे कि डिफ्लेक्शन हमारा एक्सीड ना हो उसके लिमिट से, जिससे कि हमारा स्ट्रक्चर में स्टिफनेस बनी रहे और हमारा स्ट्रक्चर ड्यूरेबल रहे और उसकी सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस करे। ये है हमारा थर्ड पॉइंट। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स क्या है स्ट्रक्चरल डिजाइन का? सबसे पहले है हमारा स्ट्रक्चर किसी भी कीमत पे ओवरटर्न, स्लाइड या फिर बकल ना करे, फेल ना करे। नेक्स्ट क्या है? हमारा स्ट्रक्चर में जितने भी लोड्स आ रहे हैं या फिर स्ट्रेसेस आ रहे हैं वो एक्सटर्नल लोड्स को सेफली ले सके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हमारा जो परफॉर्मेंस है वो, स्ट्रक्चर का जो परफॉर्मेंस है वो स्ट्रेटिस्फैक्टरी हो, यानी एडिक्वेट स्टिफनेस हो हमारा स्ट्रक्चर में, और वो डिफ्लेक्शन, क्रैक्स और वाइब्रेशंस जितने भी आ रहे हैं स्ट्रक्चर में वो विद इन परमिसिबल लिमिट्स हो, जिससे कि हमारा स्ट्रक्चर इम्परमिएबल रहे और ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करे। और हमारा स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली कोरोशन रेजिस्टेंस रहे, कोरोशन ना आए स्ट्रक्चर में, है ना? नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, रेनफोर्स कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। अब ये जो कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन होता है, रेनफोर्स कंक्रीट को हम साइट पे कंस्ट्रक्ट करेंगे तो इसके क्या क्या फेजेस है? सबसे पहला जो टिपिकली कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स थ्री फेजेस। क्या क्या? एक तो है प्लानिंग और एक है डिजाइन। डिजाइन में ऑब्वियसली ये एनालिसिस भी इंक्लूड होता है। और फिर है कंस्ट्रक्शन। प्लानिंग क्या है? जो हमारा, जो कोई भी क्लाइंट है तो और जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके बीच में क्या मतलब क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो एस्थेटिक, इन्वायरमेंटल और इकोनॉमिक कंसिडरेशन को देखते हुए वो स्ट्रक्चर का प्लानिंग किया जाता है। क्लाइंट का डिमांड और कॉन्ट्रैक्टर्स को प्लानिंग करता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर यानी स्ट्रक्चरल डिजाइन के डिजाइनर के थ्रू। नेक्स्ट है डिजाइन फेज। अब डिजाइन फेज में क्या होगा? जो हमारा प्लानिंग, जो हमारा रिक्वायरमेंट है उसको हमको पेपर वर्क करना पड़ेगा, पेपर में उसको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले स्ट्रक्चरल सिस्टम क्या है, क्या क्या सिस्टम है, बीम यूज होगा, कॉलम यूज होगा, स्लैब यूज होगा, क्या क्या डिफरेंट स्ट्रक्चरल सिस्टम यूज होगा। उसके बाद कितने लोड्स आएंगे, उसके बाद फिर कितने स्ट्रेस आएंगे, उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। फिर हमारा अगर ये जो लोड और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसको
रेजिस्ट करने के लिए हमारा किस साइज का मेंबर लगेगा, रेक्टेंगुलर शेप या फिर स्क्वायर शेप, कौन से शेप का मेंबर रहेगा या फिर कितने साइज का हमारा मेंबर होगा, विड्थ और उसकी डेप्थ की वैल्यू क्या होगी, साइज की, बीम की या फिर स्लैब की, या फिर उसमें जो रेनफोर्स है उसमें जो बार्स यूज हुए हैं उसके डायमीटर्स कितने होंगे, उसके उसमें स्पेसिंग्स कितने होंगे, फिर ग्रेड ऑफ मटेरियल क्या, कौन सा ग्रेड यूज करेंगे, कंक्रीट का कौन सा ग्रेड यूज करेंगे, M20, M30, M40 या फिर स्टील का कौन सा ग्रेड यूज करेंगे, Fe250, Fe415, Fe500, कौन सा ग्रेड, तो ग्रेड वगैरह डिसाइड होता है। उसके बाद इसको ले जाके सबमिट किया जाता है, वर्किंग ड्राइंग को स्टैम्प किया जाता है। ये रहा डिजाइन फेज। उसके बाद फाइनल फेज जो होता है वो कंस्ट्रक्शन फेज। ये रेनफोर्स कंक्रीट मतलब ये असली पिक्चर में लाने के लिए, एक स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए क्या क्या फेज चाहिए। तो पहला प्लानिंग देखे, अब डिजाइन देखे, अब देखते हैं कंस्ट्रक्शन फेज। जो पेपर में हमारा जितने भी डिजाइन फेज, जितने भी मेंबर साइज वगैरह जितना भी ड्राइंग हुआ उसको एक्चुअल में जस्ट साइट में ले जाके कंक्रीट को रियलिटी में, जो कंक्रीट रियलिटी है, रियलिटी में स्ट्रक्चर को तैयार करना। वो स्ट्रक्चर कोई भी हो सकता है, या फिर बिल्डिंग हो, कमर्शियल बिल्डिंग हो, हॉस्पिटल हो, लैब हो या फिर डैम हो, ब्रिज हो, जो भी हो, उस स्ट्रक्चर को ओरिजिनली उस प्रॉपर साइट में ले जाके कंस्ट्रक्ट करना, वो होता है मेन कंस्ट्रक्शन फेज। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रक्चरल एनालिसिस और डिजाइन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चरल एनालिसिस और डिजाइन। ये बेसिकली इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है इसको दर्शाता है ये टॉपिक, कि एनालिसिस क्या होता है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, और डिजाइन क्या होता है। स्ट्रक्चरल एनालिसिस यानी एक जो हमारा स्ट्रक्चर है उसमें कितने मेंबर, सॉरी कितना स्ट्रेस आ रहा है, एक्सटर्नल लोड कितना आ रहा है, कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, वो होता है एनालिसिस करना। कि हम स्ट्रक्चर का एनालिसिस कर रहे हैं, क्या कितना लोड आ रहा है, स्टैटिक लोड वगैरह आ रहा है, कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, वो होता है एनालिसिस। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट लोड आएगा किस पे, हमारा मेंबर पे ही आएगा, स्ट्रक्चरल मेंबर जो कि है हमारा बीम, स्लैब, ये सारे को हमको डिजाइन करना पड़ता है कि बीम का शेप कैसा होगा, बीम का जो जिसमें उसमें जितने भी बार्स यूज किए उसका डायमीटर क्या होगा, डायमीटर की स्पेसिंग क्या होगी, ठीक है, बार्स की स्पेसिंग क्या होगी। तो ये सारा डिजाइन फेज, ठीक है। जो एक्सटर्नल लोड आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है, वो होता है एनालिसिस फेज। इस एनालिसिस को रेजिस्ट करने के लिए जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है, दैट इज द हमारा बीम हो गया, स्लैब हो गया, कॉलम हो गया, तो उसका साइज और उसके डिटेलिंग, रेनफोर्समेंट डिटेलिंग, वो होता है डिजाइन। एनालिसिस यानी स्ट्रेसेस, डिस्प्लेसमेंट, और डिजाइन यानी मेंबर साइजेस एंड रेनफोर्समेंट डिटेल्स। ओके, सो यही लिखा हुआ है यहाँ पे। सो दिस इज मेनली द वर्क ऑफ अ स्ट्रक्चरल डिजाइनर इनटू, जो कि एनालिसिस और डिजाइन करता है। और एनालिसिस इज टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चरल रिजल्टेंट एंड डिस्प्लेसमेंट अंडर एनी लोडिंग स्टैटिक और डायनामिक, मैंने अभी समझाया। और डिजाइन क्या होता है, मेंबर के साइज को प्रोवाइड करना, उसका रेनफोर्समेंट डिटेलिंग करना, ये होता है जिससे कि वो विथस्टैंड कर सके कैलकुलेटेड, ये जो लोड आ रहा है, एनालिसिस आ रहा है, स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये जो लोड आ रहा है उसको रेजिस्ट कर सके इसके लिए। सो ये दोनों एनालिसिस और डिजाइन, बिना एनालिसिस के डिजाइन पॉसिबल नहीं होगा। और अगर हम लोग डिजाइन नहीं किए तो फिर एनालिसिस का क्या मतलब रह गया, लोड या फिर डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो उसके लिए तो हमको डिजाइन करना ही पड़ेगा। तो एनालिसिस और डिजाइन क्या होता है, ये एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। ओके, ये दोनों एक क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोसेस या फिर इंटरेक्टिव प्रोसेस। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो कि है हमारा डिजाइन कोड्स। अच्छा, समझ में आ गया स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन। अब इसके बाद एनालिसिस एंड डिजाइन में फिर से एक बार रिपीट कर दूंगी, आप लोग एक बार माइंड में सेट कर लीजिएगा। एनालिसिस यानी एक्सटर्नल जो स्ट्रेस आ रहा है बिल्डिंग में, एक्सटर्नल स्ट्रेसेस और उसके डिफ्लेक्शन। और डिजाइन यानी ये जो स्ट्रेसेस और डिफ्लेक्शन को जो रेजिस्ट करेंगे, जो कि हमारा मेंबर का साइज, मतलब बीम या फिर कॉलम का साइज या फिर उसका रेनफोर्समेंट, जितने भी बार्स यूज हुए उसको डिटेलिंग, वो होता है डिजाइन। डिजाइन में मेंबर साइज और डिटेलिंग, रेनफोर्समेंट डिटेलिंग, और एनालिसिस में जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं या फिर डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं। नेक्स्ट, डिजाइन कोड्स एंड हैंडबुक्स। अब डिजाइन कोड्स एंड हैंडबुक्स जो कि हमारा किसके लिए यूज होता है, बेसिकली ये जो कोड सर्व एज एटलीस्ट 4 डिस्टिंक्ट फंक्शन। क्या क्या, फर्स्टली स्ट्रक्चरल सेफ्टी को दर्शाता है, सेकेंडली सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस ना हो जाए, हम अगर अगर डिफरेंट इंजीनियर्स डिफरेंटली डिजाइन करेंगे, किसी का ड्राइंग इजी होगा, किसी का ड्राइंग शायद सोफिस्टिकेटेड या फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, तो उसको इजीली अवेलेबल करने के लिए, इजीली उसको डिजाइन या फिर एनालाइज करने के लिए सिंपल फॉर्मूला और चार्ट दिया गया है कोड में, जिससे कि एक डिजाइनर इजीली डिजाइन कर सकता है अपना
अपना स्ट्रक्चर को। थर्डली, मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी, जैसे कि डिफरेंट डिजाइनर डिफरेंट उनके कंसिस्टेंसी मेजर करने का तरीका अलग होगा, उसका कैलकुलेशन अलग होंगे, शायद सेम स्ट्रक्चर बट डिफरेंट डिफरेंट लोड कैलकुलेशंस हो जाए। तो इस वजह से कंसिस्टेंसी रखने के लिए डिफरेंट डिजाइनर के बीच में ये कोड जो है, ये पर्टिकुलर एक स्टैंडर्ड बुक माना गया है, जिसको कि फॉलो करके हर एक डिजाइनर जो होता है डिजाइन करता है। अब ये लीगल वैलिडिटी, ये जो डिजाइनर ने डिजाइन किया, अब उसको भी तो एक लीगली सेफ होना है ना, सेफर साइड में रहना है। क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर डिजाइन करने के बाद, कंस्ट्रक्ट करने के बाद अगर स्ट्रक्चर फेल कर गया तो किसका जिम्मेदारी होगा? जिसने डिजाइन किया उसके ऊपर फिर बात आ जाएगी कि आपने शायद ठीक से डिजाइन नहीं किया होगा। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चरल डिजाइनर ने अपने डिजाइन पे की फॉलोड आईएस कोड, अगर ये लिख दिया हो, मतलब कोड को फॉलो करते हुए अगर डिजाइन कर दिया हो, तब स्ट्रक्चरल डिजाइनर के ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी, या फिर इसको कोई लीगल एक्शन इसके ऊपर नहीं लिया जाएगा इनके ऊपर। क्यों? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना, क्योंकि इनएडिक्वेट सुपरविजन, जो साइट में सुपरवाइज कर रहा हो उसका इनएडिक्वेट सुपरविजन था, उसने ठीक से देख रेख नहीं किया हो, मैशन ने ठीक से अपना काम नहीं किया हो, मिस्त्री ने, या फिर फॉल्टी मटेरियल सप्लाई किया हो, मटेरियल्स ठीक ठाक ग्रेड का ना किया गया हो, कंक्रीट में M20 ग्रेड यूज करना था या फिर M40 यूज करना था, तो वहां पे M20 चला दिया। तो ऐसा फॉल्टी रीजंस की वजह से भी स्ट्रक्चर फेल हो सकता है, तब स्ट्रक्चरल डिजाइनर के ऊपर कोई बात नहीं आएगी। नेक्स्ट कुछ ये डिजाइन कोड्स है, जैसे कि IS 456, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कोड है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द मेन कोड, इंपॉर्टेंट कोड ऑफ आवर रेनफोर्स कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर, IS 456 2000, प्लेन एंड रेनफोर्स कॉन्क्रीट कोड ऑफ प्रैक्टिस। नेक्स्ट होता है कुछ डिजाइन, ये होता है बेसिक डिजाइन कोड, बेसिक कोड फॉर डिजाइन। अब कुछ लोडिंग स्टैंडर्ड, लोडिंग, ये जो डेड लोड या फिर इम्पोस्ट लोड, विन लोड निकालने के लिए उसका कोड अलग, वो होता है IS 875 पार्ट 1 to 5 1987 कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर डिजाइन लोड के लिए। फिर आया है IS 1893 2002 क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन स्टैंडर्ड। दिस स्ट्रक्चर में, जैसे कि जापान में बहुत फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक आता है, तो उसमें उनको ये IS कोड फॉलो करना पड़ेगा उस स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए। IS 1893 2002, मैं बोलना चाहूंगी कि ये सारे जो जितने भी कोड्स है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सो प्लीज ये कोर्स को विथ इट्स टाइटल, मतलब IS 1893 2002 क्राइटेरिया फॉर अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, कभी कभी इसका पूरा टाइटल पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट होता है डिजाइन कोड्स, ये जो डिजाइन हैंडबुक्स, कुछ हैंडबुक्स है SP16, ये किसके लिए? डिजाइन एड्स फॉर रेनफोर्स कंक्रीट। फिर SP24 एक्सप्लेनेटरी हैंडबुक, फिर SP34 हैंडबुक ऑफ कंक्रीट रेनफोर्समेंट और डिटेलिंग के ऊपर है, 23 डिजाइन ऑफ कंक्रीट मिक्सेस। अदर रिलेटेड कुछ कोड्स है जो कि रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कभी कभी काम आता है, जैसे कि IS 13920 1993 डक्टाइल डिटेलिंग ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू सिस्मिक फोर्सेस। अब नेक्स्ट की कुछ क्वेश्चंस है जो कि हमारा सेमेस्टर, अगर हम सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, तो हमारा जनरली ये 5th सेमेस्टर में होता है हमारा RCC। तो RCC के कुछ जो क्वेश्चंस हमारा सेमेस्टर एग्जाम में फ्रेम होते हैं, वो मैं यहाँ रखी हूँ, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम पे आए हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड्स पे, जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, what reasons do you ascribe to concrete draining the status of most widely used construction material? हमने देखा ना कंक्रीट का क्यों, उसका पर्पस क्या है, वो क्यों पॉपुलैरिटी में आया, क्योंकि उसका पॉपुलैरिटी में आया था, हमने इनिशियल में स्लाइड में देखा, क्योंकि उसमें हमारा क्या हो रहा था, कंक्रीट का वो उसमें ड्यूरेबिलिटी था, ड्यूरेबिलिटी माने रेजिस्टेंस टू वाटर। फिर उसको हम किसी भी शेप में कास्ट कर सकते हैं, है ना, जैसे कि वो किसी भी शेप में, जैसे कि लोटस टेम्पल हम देखे, किसी भी शेप में, स्पीयर हो गया या फिर टोरॉइड्स हो गया, फिर कोन हो गया, किसी भी शेप में हम उसको कास्ट करते हैं, रेक्टेंगुलर शेप हो गया। फिर उसके बाद वो इकोनॉमी वाइज भी अच्छा है, और फिर इजीली अवेलेबल है, वो जो मटेरियल से बना हुआ होता है, एग्रीगेट, सीमेंट, वाटर, ये इजीली अवेलेबल होता है हमारा।
कोई भी साइड में जहाँ पे कि ना कंस्ट्रक्शन होने वाला हो। तो ये सारे टॉपिक है जिसको कि आपको लिखना है इस फर्स्ट क्वेश्चन में। अगर ये क्वेश्चन आया आपके सेमेस्टर एग्जाम में, मैंने हिंट दे दिया कैसे आंसर को फ्रेम करना है। व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन? स्ट्रक्चरल डिजाइन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि उसका जो हमारा मेंबर है, मेंबर का साइज को निकालना, कौन-कौन से साइज का होगा, किस शेप का होगा मेंबर, रेक्टेंगुलर होगा, स्क्वायर होगा, और उसका रेनफोर्समेंट का डिटेलिंग्स करना, या फिर रेनफोर्समेंट का डिटेलिंग करना, उसका स्पेसिंग वगैरह निकालना, यही तो मेन ऑब्जेक्टिव है स्ट्रक्चरल डिजाइन का। फिर है नेक्स्ट, लिस्ट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन। अब स्ट्रक्चरल डिजाइन में क्या स्टेप्स इन्वॉल्व है? स्ट्रक्चरल डिजाइन, उसके पहले हमको प्लानिंग करना है, जैसे कि स्टेप्स हमने कुछ देर पहले देखा। उसके बाद फिर जो भी डिजाइन करना था स्ट्रक्चरल डिजाइन में, उसके लिए कितना स्ट्रेस आ रहा है, कितना डिफ्लेक्शन आ रहा है, उस हिसाब से हम मेंबर साइज को सिलेक्ट करेंगे, रेनफोर्समेंट का डिटेलिंग करेंगे, उसके बाद फिर उसको ले जाके साइट में कंस्ट्रक्ट कर देंगे, रियलिटी में लाएंगे। ये रहा स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरल डिजाइन, क्वेश्चन नंबर 3। ये हिंट हो गया आपका आंसर, आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रक्चरल डिजाइन एंड स्ट्रक्चरल एनालिसिस। मैंने अभी कुछ देर पहले भी बोला, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रक्चरल एनालिसिस एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन पूछता है। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस के बिना डिजाइन पॉसिबल नहीं है, और अगर हम सिर्फ डिजाइन करें तो किसके ऊपर करेंगे? स्ट्रक्चरल एनालिसिस नहीं किया होगा। स्ट्रक्चरल एनालिसिस क्या होता है? स्ट्रक्चरल एनालिसिस दैट इज द मेजरमेंट और कैलकुलेशन और एनालिसिस ऑफ स्ट्रेसेस, external loads coming on the structure, and due to this external loads the deflection creating on the structure। ये सारे हो गया स्ट्रक्चरल एनालिसिस। अब इस लोड या फिर डिफ्लेक्शन को बचाएगा कौन? हमारा जो मेंबर है। तो मेंबर का साइज सिलेक्ट करना, या फिर मेंबर में जितने भी रेनफोर्समेंट है उसका डिटेलिंग करना, वो होता है स्ट्रक्चरल डिजाइन। स्ट्रक्चरल एनालिसिस, फिर से मैं बोलूंगी, रिपीट कर रही हूँ, स्ट्रक्चरल एनालिसिस यानी कि है हमारा मेंबर का एक्सटर्नल स्ट्रेस निकालना और उसका डिफ्लेक्शन जितने भी आ रहे हैं उसको निकालना। स्ट्रक्चरल डिजाइन यानी मेंबर का साइज निकालना, उसका रेनफोर्समेंट डिटेलिंग करना। ठीक है, ये मेन टॉपिक है, इन दोनों के बारे में आप लिखिएगा, और मेरे स्लाइड में भी है, आप देख सकते हैं उसका। तो इसका आप हिंट ले सकते हैं इस क्वेश्चन को लिखने के लिए, सेमेस्टर में आया तो। नेक्स्ट कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि द रिकमेंडेड इम्पोज लोड ऑन स्टेयरकेस इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग एज पर IS 875 कितना होगा? आप आंसर देखिए, यहाँ पे डिफरेंट लिखा हुआ है। ये हो गया स्टेयरकेस। स्टेयरकेस पे यूडीएल का इम्पोज लोड कितना होता है? 3। यूडीएल इम्पोज लोड का यूडीएल IS 875 बोला है मैंने कुछ देर पहले, अभी बोला IS कोड, जो कि ये डिजाइन लोड्स को दर्शाता है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, एज पर IS कोड द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर द डिजाइन ऑफ प्री टेंशन कंक्रीट स्ट्रक्चर। प्री टेंशन कंक्रीट स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए अब IS कोड फॉलो करेंगे। IS कोड को हम जितना पढ़ते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो IS कोड अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इसका आंसर पता होगा। प्री टेंशनिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर के लिए इसका आंसर होता है M40। M40 ग्रेड का यूज करते हैं हम फॉर डिजाइन ऑफ प्री टेंशन कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो आज का मेरा ये टॉपिक यही था। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये जो बगल में बेल आइकन है इसको दबाइएगा, जिससे कि मेरे जितने भी नेक्स्ट वीडियोस है उसमें उसका आप लोग को जल्द से जल्द उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। मेरे चैनल को जरूर लाइक कर लीजिएगा। ये कुछ मेरे रेफरेंसेस है। थैंक यू डियर ऑल, एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियोस।